हेलो दोस्तों। करंट अफेयर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें यूपीएससी सबसे ज्यादा फोकस करता है। और सिर्फ यूपीएससी नहीं, स्टेट पीसीएस और अदर जो एग्जाम्स होते हैं वो सब सब करंट बेस्ड आपके इस समय बन रहा है। और मैंने आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स एट वन प्लेस प्रोग्राम शुरू किया है दोस्तों, उसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, टाइम्स ऑफ इंडिया और द मिंट जैसे कई महत्वपूर्ण पेपरों की कई महत्वपूर्ण स्रोतों से मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर को कंपाइल करता हूं, जिसका उद्देश्य है कि छात्रों को कहीं भटकना ना पड़े और एक ही जगह पर करंट अफेयर्स एट वन प्लेस उनको एक साथ एक जगह पर मिल जाए। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप अपने यूपीएससी आईएएस के एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। स्पेशली 2027-28 का प्रारंभिक परीक्षा का मेरा अपना टारगेट है और उसमें मैं केवल उतनी ही चीजें आप लोगों को कंपाइल करके देता हूं जितनी आपको जरूरत है। अगर आप रियली में चाहते हैं कि आईएएस का एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाए तो इसको फॉलो कीजिए और प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बनाइए। मैं डेफिनेट सी बात करता हूं कि अगला जब एग्जाम देंगे तब आपके पास अच्छा खासा कंपाइलेशन होगा और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन नोट्स बने होंगे रिवीजन के लिए। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के 29 जुलाई के इस करंट अफेयर्स एट वन प्लेस प्रोग्राम में। और आज मैं आप लोगों को बहुत सिस्टमेटिकली बहुत सारी चीजें आप लोगों को डिस्कस करूंगा। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, आज हमारे जो टॉपिक हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मैंने आपको एक साथ पहले ही कंपाइल करके दे दिया है। जैसे आपका इफ्फी एनएमटी एनएफडीसी मेगा मर्गर का प्रोग्राम है तो जीएस वन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। आपका जीएस टू गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है, वहां से भी है। इंडिया पनामा स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन का, नालवन वर्ल्ड सेंचुरी है एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, एशियाटिक वाइल्ड डॉग का कंसेप्ट है आपका जीएसपी, आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर के, डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, अमेबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस बीमारी हेल्थ और जीएस पेपर 3 साइंस को लेकर के, या श्री राम सागर प्रोजेक्ट है जीएस वन ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, एंटी डिफेक्शन लॉ है पॉलिटी को लेकर के, फील्ड मेडल है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड्स और गिफ्ट सिटी इकोनॉमी को लेकर के। तो आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में मैंने आप लोगों के लिए कंपाइलेशन करके दिया है। आप फ्रंट पेज से ही सारी चीजें आप कर सकते हैं। ओके, तो आपको कहीं पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज का इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा। कुछ नहीं जाता है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए। और सबसे बड़ी चीज है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आप लोग इस पर सभी पीडीएफ और करंट अफेयर को कंपाइल कर सको। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया? तो चलिए आज का पहला टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं जिसको आप लोगों को देखना चाहिए। IFFI एंड NFDC इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। एनएफडीसी, अभी एनएफडीसी ने गोवा में होने वाले 57वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 2026 के लिए, तो सबसे पहले आज बात करते हैं आईएफएफआई और एनएफडीसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में। एनएफडीसी ने गोवा में होने वाले 57वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के लिए आधिकारिक प्रविष्टियां खोल दी हैं कि भाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है गोवा में। और वो भी कौन सा वाला? 57वां। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन करता है? एनएफडीसी, नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं एनएफडीसी की स्थापना 1975 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत की गई थी। और आईएफएफआई जो है 1952 में शुरू हुआ था, इफ्फी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और 2004 से गोवा में स्थायी आयोजन कर रहा है लगातार गोवा से। वैश्विक मान्यता दक्षिण एशिया का एकमात्र फेस्टिवल है जिसे एफआईपीएफ द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसको आप लोग अपने तरीके से इसको देख सकते हो। दो संस्थान है, ये रहे और ये रहे, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अब कहीं पर एनएफडीसी लिखा हुआ है, कहीं पर ये लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली में एनएफडीसी ही करता है एफआईआई इफ्फी के लिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रविष्टियां खोलता है ये एनएफडीसी। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली में एनएफडीसी का मेगा मर्जर हो चुका है।
2022 में इनका विलय हो गया था, 4 मीडिया इकाइयों को एनएफडीसी में विलय किया गया था। ये रहा एनएफडीसी है, यानी कि सेंट्रल मीडिया हब है, जो सारी चीजें करता है। इसी में फिल्म डिवीजन, डीएफएफएफ, एनएफएआई और सीएफएसआई, इन चारों का इसमें मर्जर होकर के बनाया गया एनएफडीसी। कब हुआ? 2022 में। इसका उद्देश्य क्या है? सिनेमाई विरासत का संरक्षण करना, भारत को ग्लोबल कंटेंट का हब बनाना। ये दूसरा, आईएफएफआई के साथ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फिल्म को प्रोडक्शन मार्केट को संरक्षण करता है और इसके माध्यम से स्वर्ण मयूर गोल्डन पी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म को सर्वोच्च पुरस्कार इसके तहत दिया जाता है। तो यह भारत के राष्ट्रीय सिनेमाई इतिहास को सहेजने की एक ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधार की एक प्रक्रिया है। और ध्यान रखना, एनएफडीसी का विलय प्रीलिम संस्थाओं के और मेंस के लिए इसका महत्वपूर्ण कंसेप्ट बन जाता है कि भाई क्रिएटिविटी क्या है, इसकी किस तरीके से है। तो कौन कौन से मर्ज हुए, ये आपकी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख सकते हैं। ओके, चलिए अब अगला जो दूसरा टॉपिक है वो है भारत पनामा सामरिक समझौता। इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी हाल ही में भारत और पनामा ने समुद्री रसद यानी कि मैरीटाइम लॉजिस्टिक, डिजिटल परिवर्तन और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए सामरिक समझौते पर सहमति व्यक्त की है। अब कहोगे कि ये कहां है? तो देखिए, ये आता है उत्तरी अमेरिका से, वही मैक्सिको के नीचे से, और ये पनामा कैनाल, यहां पर ये रहा, ये गाटून लेक है, यहां पर ये रही झील, और यहां से एक कैनाल बनाई गई है जो आपके पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है। ये ध्यान रखना, पनामा नहर 1914 में सुनाम में खुली गई थी और अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है ना? ये सबसे बड़ी शिप रजिस्ट्री, पनामा दुनिया का सबसे बड़ा ओपन शिप रजिस्ट्री वाला देश है। पनामा ओपन शिप, ऐतिहासिक संबंध, 1962 में राजनयिक संबंध बहाल पहला मध्य अमेरिकी देश है जिसके साथ एक संबंध आपके बने थे प्रॉपर तरीके से। तो लैटिन अमेरिका में भारत की बढ़ती भू रणनीतिक और व्यापारिक पैठ के लिए पनामा एक गेटवे है। आप पैसिफिक ओशन से होकर के आप अटलांटिक ओशन में सीधा यहां से एंट्री कर सकते हो, बजाय अफ्रीका के नीचे से होते हुए। यहां से भी जा सकते हैं, या फिर आप अफ्रीका के नीचे होते हुए अटलांटिक ओशन में जा सकते हो और उधर से इधर से होते हुए या इधर से आप कैरी कर सकते हो। कहीं से भी आपका आना जाना संभव है। अब इसमें जो पार्टनरशिप हुई है, एग्रीमेंट हुआ, इसमें किन किन चीजों फोकस किया गया है? समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए, जैसे समुद्री जो डकैती होती है, पायरेसी वगैरह होती है, उनको कंट्रोल करने के लिए, पायरेट्स वगैरह। लॉजिस्टिक क्षमताओं के लिए, लॉजिस्टिक जो है कोलोन मुक्त व्यापार क्षेत्र में भारतीय बंदरगाहों का विकास करना, डिजिटल स्मार्ट पोर्ट, एआई और पेपरलेस कस्टम क्लियरेंस को बढ़ावा देना और एआई के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से सारे कस्टम क्लियरेंस देना। और लास्ट है नाविक कल्याण, डीजी शिपिंग और पीएमए हब के बीच प्रशिक्षण समझौता हुआ है जिससे कि यहां पर आपके जो सेलर्स होते हैं, नाविक होते हैं जहाजों के, उनको एक प्रशिक्षण दिया जा सके। तो इन 4 चीजों पर विशेष तौर पर इसमें जगह दी गई है। तो ये 2 टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि किन किन चीजों पर हमें फोकस करना है, कहां कहां पर फोकस करना है। ध्यान रखना, करंट, करंट का वाई इन न्यूज और उनका बैकग्राउंड और हाल फिलहाल की जो घटना है वो, उसका एक्सप्लेनेशन प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आराम से करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। एक है नलवन पक्षी अभयारण्य। अब पहला क्वेश्चन तो यह है कि नलवरी पक्षी अभयारण्य जो है आपका वर्ल्ड सेंचुरी, ये है कहां? तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, उड़ीसा के नलवन पक्षी अभयारण्य के कोर एरिया में अवैध मछली पकड़ने के आरोप में 24 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये रहा, ये चिल्का लेक है, ठीक है ना, और चिल्का लेक के पास में ही आपका नलवनी ये कोर एरिया है। ये रहा, ये पक्षी अभयारण्य है, बीच में आपके चिल्का लेक के बीच में कोर एरिया है यहां पर। तो ये कहां है? चिल्का लेक के बिल्कुल ठीक बीच में। इसलिए ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निम्न में से कौन सा पक्षी अभयारण्य किसी झील के बीच में मौजूद है। नाम उड़ीसा में नलवना का अर्थ होता है खरपतवार से ढका हुआ द्वीप, यानी कि वीड कवर्ड आइलैंड।
तो यानी कि पूरी की पूरी खतबारबाद से ढका हुआ पक्षी रहते हैं। वहाँ पर 24 लोग गिरफ्तार किए गए मछली पकड़ने के चक्कर में। मानसून में यह पूरी तरह डूब जाता है और सर्दियों और प्रवासी बच्चियों के लिए उभर कर के सामने आ जाता है। मानसून होता है तो सोचिएगा आपकी यहाँ से नदियाँ आती हैं, नदियों से पानी भर जाता है तो ये आइलैंड डूब जाता है। और जब खत्म होता है, सर्दियाँ होती हैं, पानी निकल जाता है और आपका आइलैंड ऊपर निकल के आ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बढ़िया है, इसको याद रख लीजिएगा। अब की पॉइंट क्या है? कोर प्रोटेक्शन एंड रामसर स्टेटस। देखिए, 1987 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यह रामसर साइट घोषित किया गया। उसके साथ इसको बनाया गया, सॉरी, 1987 में इसको बनाया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 27-29 के तहत इसके कोर एरिया में वाणिज्यिक मछली पकड़ना सख्त वर्जित है। चिल्का झील 1981 में भारत की पहली रामसर साइट बनी थी, यह ध्यान रखना, पहली भारत की। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अनुसार 1993 में शामिल की गई, लेकिन सफल बहाली 2002 में के बाद इसको हटाया गया। तो ये रहा। तो यहां पर सी ग्रास होती है, पक्षी आते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें जो हैं इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहां पर वाइल्ड लाइफ एक्ट का प्रोटेक्शन का भी कंसेप्ट रखा गया है कि यानी कि अन्य जानवर भी यहां पर रहते हैं। ये सारी चीजें, पशु पक्षी, इन सब का संरक्षण किया जाता है। एक इकोलॉजी एनवायरमेंट का एक टॉपिक और भी है, एशियाई जंगली कुत्ता, जिसे ढोल कहा जाता है। अभी डीएनए के अध्ययन से पता चला है कि ढोल जो है मुख्य रूप से जंगली शिकार पर निर्भर रहते हैं। ये पालतू जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये अभी पता चला है। ढोल बिल्कुल जंगली कुत्ते होते हैं और बिल्कुल कुत्ते जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जंगली हैं, वाइल्ड कैट की तरह वाइल्ड डॉग भी होते हैं जिन्हें ढोल कहा जाता है। इनका वैज्ञानिक नाम है कुअन एल्पिनस। सीटी जैसी आवाज के कारण इन्हें विस्लिंग डॉग भी कहते हैं। ये भौंकते कम हैं, सीटी जैसी आवाज ज्यादा निकालते हैं, इसलिए इनको पहचानना बहुत अच्छा है। ये हाइपर कॉर्निवोर हैं। आहार में 70% से अधिक ये मांस ही खाते हैं, कुछ और चीजें बहुत कम खाते हैं, ना के बराबर, मैक्सिमम नॉनवेज। और ये असली भेड़ियों कुत्तों के विपरीत निचले जबड़े में इनकी 6 दाढ़ होती हैं, जबकि भेड़िया और उसके में ऊपर के हिस्से में ज्यादा होती है, यहां 6 दाढ़ होती है। ये आपका कंसेप्ट है। तो ये मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए एक अध्ययन प्रासंगिक है कि इनका मानव जीवन से कोई ज्यादा संघर्ष नहीं होता। पालतू चीजें जनरली ये लोग अटैक नहीं करते पालतू चीजों पर, जनरली। अब सामाजिक संरचना क्या है, ये भी ध्यान से सुनिएगा। ये झुंड में शिकार करते हैं और पहले अपने पक्ष को खाना खिलाने के लिए तैयार रहते हैं कि भाई जो शिकार किया पहले अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे, उसके बाद खुद खाएंगे। ये इनकी एक फैमिली की स्ट्रेंथ होती है। दूसरी बात, मुख्यतः ये शिकार करते हैं चीतल और सांभर जैसे हिरणों का, और मवेशियों का शिकार ना के बराबर करते हैं। मवेशी बोले तो भैंस वैंस, इस तरह के जो जीव जानवर होते हैं, चौपाई जानवर जो जुगाली करते हैं मवेशी, उस तरह के जानवरों का शिकार नहीं करते, जनरली नहीं करते। इनकी आईयूसीएन में जो स्थिति है वो एंडेंजर्ड है, लुप्त प्राय है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 2 के तहत इन्हें संरक्षित किया गया है, ये समझ लेना। लेकिन इनके लिए कुछ खतरे भी हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका हैबिटेट लॉस, यानी कि इनका आवास का नुकसान हो रहा है। पैथोजेंस, इनको बहुत सारी रेबीज और सीडीबी जैसी बीमारियां हो रही हैं, कुत्तों जैसी, स्ट्रे डॉग जो होते हैं उनकी जैसी। प्रे बेस्ड डिप्लेशन इनका। और आईयूसीएन में एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल सेकंड में है, साइट्स के अकॉर्डिंग ये अपेंडिक्स 3 में है, सेकंड में। इसको जरूर ध्यान रख लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपका ढोल का आईयूसीएन का स्टेटस क्या है, ये पूछा जा सकता है। या उनकी आहार की रणनीति क्या होती है, ये किस सूची में आता है, आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किस सूची में आता है, ठीक है ना। तो इनमें आवारा कुत्तों से फैलने वाले रोग अस्तित्व में आए हैं, सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि आवारा कुत्ते यहां पहुंच जाते हैं, वहां इनके साथ मिल्स तो नहीं हो पाते लेकिन अटैक करते हैं, तो इनके अंदर वो वायरस एंटर कर जाता है। एक है डार्क ईगल। ईगल से आपको लग रहा होगा कि ये भी पक्षी है, नहीं, एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो ध्वनि की 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। यस, डार्क ईगल। अब ये इंडिया की नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये अमेरिकी सेना ने पहली बार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल तैनात की है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डार्क ईगल क्या है, ये ध्यान रखना।
इसलिए इमेज देख लीजिएगा, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ये रहा, और ये रॉकेट बूस्टर है, ये इस तरीके से अटैक करता है। इसकी खास बात क्या है, ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की तरह काम करती है, एक व्हीकल की तरह ये रहा, इस तरीके से सड़क, और वहां से ये अटैक करेगी टारगेट पर कहीं से भी। इसकी गति मैक 5 से ज्यादा बहुत अधिक होती है, लगभग 17 मैक तक होती है, यानी कि ध्वनि से 17 गुना ज्यादा स्पीड। रेंज लगभग 2775 किलोमीटर से अधिक है, बहुत ही ज्यादा डेडलिएस्ट मिसाइल है। यह वैश्विक भू राजनीति और नई पीढ़ी की रक्षा तकनीक में बदलाव का प्रतीक है, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका द्वारा इसको तैनात करना एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब इसकी खास बात क्या है, हाइपरसोनिक वर्सेस बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो पहले ऊपर जाती है और फिर नीचे अटैक करती है पैराबोलिक शेप में, और जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है वो इस तरीके से चलती है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि इसकी जो गतिशीलता है बहुत ज्यादा, हवा में दिशा बदल सकती है और रडार की ट्रैक नहीं कर पाते, जैसे ये रहा। इसने यहां से ये आई और इस तरह जा रही थी, लेकिन अचानक इसने सारी चीजें बदली, रास्ता बदला और जाकर के अटैक पे, अपने टारगेट पे अटैक कर दिया। तो ये टारगेट इस तरीके से लुक करती है। बूस्ट ग्लाइड, रॉकेट से ऊंचाई पर जाकर वायुमंडल में फिसलते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ती है। ये रहे पारंपरिक हथियार, इसमें परमाणु नहीं होते, ये गतिज ऊर्जा अत्यधिक हथियार ले जाने में सक्षम है। ये परमाणु हथियार ले जाने में नहीं बनाई गई है। तो ये है, बैलिस्टिक मिसाइल को प्रिडिक्ट ज्यादा तेजी से किया जा सकता है, क्योंकि इसका हाई पैराबोलिक आर्क होता है इस तरीके से, ठीक है ना। क्रूज मिसाइल ये लो लैटिट्यूड पर चलती है, नीचे चलती है और स्लोवर होती है। सबसोनिक मिसाइल होती है, 5 मैक से नीचे होती है, ये इस तरीके से चलती है। और हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, मैन वल्नरेबल है और मैक 3 है। ये कैसे चलती है ये पता ही नहीं है, इस तरीके से ये इसलिए बहुत ज्यादा डेडलिएस्ट हो जाती है। और इंडो पैसिफिक में इसे चीन के रक्षा तंत्र को चुनौती देने की अमेरिका की रणनीति का एक हिस्सा है, इसलिए। तो ये एक कंसेप्ट है। अब एक आता है साइंस का एक क्वेश्चन और भी है, अमीबिक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस एक बीमारी केरल में बहुत तेजी से फैली है, पानी से, दूषित पानी से बच्चों के, लोगों के शरीर में, मुंह में जा रही है और वहां से सीधे ब्रेन को अटैक कर रही है। यस, और उसमें काफी बड़ी मात्रा में लोगों की डेथ हो रही है। केरल के कोझिकोड में इस दुर्लभ और घातक जल जनित बीमारी से मौतें हो रही हैं। राज्य ने इसके लिए एसओपी जारी कर दिया है। अब इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कारण क्या है? कारण है नेग्लेरिया फ्लोरी नामक प्रोटोजोआ से होती है, जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेग्लेरिया फॉयलरी एक अमीबा की प्रजाति है, अमीबेटिक डिजीज है। एनवायरमेंट ये कहां होता है, जहां पर गर्म स्थिर मीठा पानी होता है, वहीं पर सबसे ज्यादा पनपता है, वार्म स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में। ओके, और इसकी मृत्यु दर क्या है, 97% से अधिक है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते जल तापमान से नई सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों को बढ़ावा मिला है। ये तो होना ही है, क्लाइमेट चेंज होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, नई बीमारियां फैलेंगी, ये उसका एक एग्जाम्पल है। ये रहा आपका अमेविक, अमीबा की जैसी शेप होती है, फीडिंग कप्स होते हैं, इनसे वो फीड करता है, ये उसका न्यूक्लियस है। ये है आपका मैग्लेरिया फॉलेरी, ट्रोपोजोइट स्टेज में आता है। और ये रहा आपका अमीबा, जिसे ब्रेन ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं। ये प्रोटोजोआ का कंसेप्ट है, ये नामक प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोन है ये रहा प्रोटोजोइट स्टेज। अमीबा जब जैसा नाम है, लेकिन प्रोटोजोआ में आता है, ठीक है ना। खास बात क्या है ये देखिएगा, पानी में आप तैरते हैं, पानी में आप जाते हैं, आपके नाक में जाता है, नाक से ये आपके अंदर नहीं जाता, बल्कि सीधे ब्रेन में चला जाता, ब्रेन को ईट करना शुरू कर देता है। केवल नाक से प्रवेश करता है, ये नाक के रास्ते दिमाग में प्रवेश करता है, विशेषकर तैरते समय। पीते हुए पानी से सुरक्षित है, अगर आप दूषित पानी को पी रहे हैं तो उससे संक्रमण नहीं होता, लेकिन बस ये केवल आपके पेट के एसिड को नष्ट कर देता है। पानी पीते हैं तो सीधे चला जाता है, लेकिन नाक के रास्ते जाएगा तो ब्रेन में चला जाता है। ये संक्रामक नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। इलाज मिल्टोफोसिन जैसी शक्तिशाली दवाओं का ही इसमें उपयोग हो सकता है, लेकिन वो भी बशर्ते कि सही समय पर मिल जाए तो ही संभव है, अन्यथा नहीं। तो नेग्लेरिया के कारण पैम यानी कि बहुत तेज मौत होती है, जबकि एंथो अमीबा के वजह जीएई धीमा संक्रमण होता है, ये समझ लेना। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, श्री राम सागर प्रोजेक्ट।
श्री राम सागर प्रोजेक्ट। तेलंगाना के निजामाबाद में एसआरएसपी की लक्ष्मी नहर के बैक वाटर में डूबने से 4 युवाओं की मौत हो गई। नहर सुरक्षा इसीलिए चर्चा में आई। एसआरएसपी श्री राम सागर प्रोजेक्ट की लक्ष्मी नहर में, तो हमको लगा कि क्यों ना एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए जो आप हम लोग जानते नहीं कि श्री राम सागर आपका जो डैम है, प्रोजेक्ट है, वो है कहां। तो आपका पहला तो ये है कि तेलंगाना के निजामाबाद में इंपॉर्टेंट नदी, यह विशाल डैम गोदावरी नदी पर बना हुआ है। दूसरा ये रहा श्री राम सागर प्रोजेक्ट डैम जो बना हुआ है गोदावरी नदी पर है। ये रही गोदावरी नदी और ये रहा एसआरपी में पोचमपाद में। इसका पोचमपाद प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इसका पहले ये नाम था जो पोचमपाद के नाम से जाना जाता था। इसकी नींव 1863 में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और ये भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। अब आप ध्यान रखिएगा, श्री राम सागर प्रोजेक्ट पहले से पोचमपाद प्रोजेक्ट कहा जाता था। अब की पॉइंट, कैनाल नेटवर्क सिग्निफिकेंस। यह नदी जो है ये तेलंगाना की जीवन रेखा है। उत्तरी तेलंगाना के लिए सिंचाई पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। यहां से डैम से आपकी 3 निकलती हैं। एक ये रही काकतीय कैनाल 284 किलोमीटर की, एक लक्ष्मी कैनाल जो लोकल इरिगेशन के लिए काम आती है, और एक है आपकी सरस्वती कैनाल जो नॉर्दर्न कमांड क्षेत्र में पहुंचती है। ये रही आपकी काकतीय है, बीच में सबसे बड़ी 284 किलोमीटर की। यह सबसे लंबी परियोजना है, गोदावरी कृष्णा नदी बेसिन तक ले जाती है। गोदावरी का पानी कृष्णा नदी के बेसिन तक इसके माध्यम से पहुंचाया जाता है। इसमें भारी गाद के कारण इसकी भराव क्षमता कम हो रही है और अधिशेष जल के लिए 130 किलोमीटर लंबी बाढ़ प्रभा नदी नहर का निर्माण किया जा रहा है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को नोट कर लेने चाहिए। एक्चुअली में जब इस तरह के ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो हमको समझ में नहीं आता कि हम ज्योग्राफी में इसे कहां से पढ़ें। खुल्लर से पढ़ें, महेश बड़वाल से पढ़ें, सविंदर सिंह से पढ़ें, उनमें इस तरह की चीजें मिलती नहीं है। तो बेहतर है कि इनको साथ के साथ तैयार करते चलिए। एक है दल बदल विरोधी कानून। इस समय बंगाल के मामले में आप देख रहे होंगे कि बंगाल के अभी इलेक्शन हुए, उसके बाद वहां के एक तो टीएमसी की सरकार चली गई, ऊपर से उसके विधायकों ने बड़ी मात्रा में पार्टी छोड़ दी और ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जिसकी बहुत लिमिटेड कैपेसिटी थी। उस पार्टी के अध्यक्ष को भी नहीं पता था कि मेरा कुछ होने वाला है, क्योंकि उसका खुद एक कोई भी विधायक भी नहीं था। सारे के सारे लोग पहुंच गए, उस पार्टी में मर्ज कर लिया अभी। इसलिए काफी चर्चा में आया दल बदल विधेयक कानून, और इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कौन से? सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 की व्याख्या की चुनौती देने वाले याचिका पर नोटिस जारी किया है। अब यह हमको पता होना चाहिए व्याख्या 4 का कंसेप्ट क्या है। देखिए, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दल बदल कानून को लेकर के, कि भाई लोग पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो उसके लिए 10वीं अनुसूची बनाई गई। 91वां संविधान संशोधन 2003 में एक प्रावधान किया गया कि 1/3 सदस्यों का टूटना ही नियम जोड़ा गया। केवल विलय को छूट दी गई कि भाई अगर आप तोड़ करके अलग हो जाते हो तो वो कुछ भी नहीं माना जाएगा, तो फिर सदस्यता खारिज है। और अगर किसी पार्टी में विलय कर लेते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं है, इस तरह का। और सांसदों के लिए अनुच्छेद 102(2) और विधायकों के लिए 191(2), ये अब के अनुच्छेद का प्रावधान है। ये कहा गया भारतीय लोकतंत्र में विधायी नैतिकता और संस्थागत खामियों का गंभीर विश्लेषण का एक कंसेप्ट है। ये रहा 1985 और 2003 का अमेंडमेंट, रिमूव स्प्लिट एक्सेप्शन एंड कीप्स मर्जर। आप विलय करते हैं, ओके। अब ये पैराग्राफ 4 का कंसेप्ट क्या है? पैरा 4 का, मूल राजनीतिक दल का विलय होना चाहिए, 2/3 सदस्यों का सहमत होना अनिवार्य है। ये आपका कंसेप्ट है। पैरा 4 में कहा गया है कि जो मूल राजनीतिक दल होता है उसका विलय होना चाहिए और 2/3 सदस्यों का सहमत होना अनिवार्य है। ठीक है ना? त्रुटिपूर्ण व्याख्या, 2/3 विधायकों के अलग होने को ही डीम्ड विलय मान लेना कानून का दुरुपयोग है कि इन्होंने अलग हो गए और विलय कर लिया। ऐसा नहीं है। किहोतो होलोहन केस 1992 में दल बदल पर स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन माना गया कि भाई अगर स्पीकर ने डिसाइड कर दिया है तो जरूरी नहीं है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है।
इस केस के माध्यम से, ये आपको पता होना चाहिए। और एक था सुभाष देसाई केस 2023, स्पीकर केवल विधायकों की संख्या के आधार पर विभाजन को मान्यता नहीं दे सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी अलग अलग व्याख्या है। तो जनरली ये कंसेप्ट आपका दिया गया, ये रहा आपका। ओके, तो ये इसका कंसेप्ट है, आपको अब ध्यान रखना चाहिए। अब एक है फील्ड्स मेडल 2026 को लेकर के, ये किस से संबंधित है? ये भारत अंतरराष्ट्रीय गणित संघ, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन ने गणित के सर्वोच्च सम्मान 2026 के फील्ड्स मेडल के लिए 4 विजेताओं को घोषणा की है। 4 विजेताओं को कौन देता है? इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन। ये नोबेल के समान माना जाता है, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है एक तरीके से। और इसमें कंडीशन यह है कि 40 वर्ष से कम आयु के युवाओं को ही यह दिया जाता है, दूसरा पॉइंट। और यह हर 4 साल में एक बार अधिकतम 4 लोगों को दिया जा सकता है। ये तीनों पॉइंट आपके याद रखने चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय जो फील्ड मेडल है 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हो सकता है ये 3 दे दिए जाए, पूछ लिया जाए, बैकग्राउंड बता दीजिए। वैश्विक वैज्ञानिक पुरस्कार महिलाओं का विज्ञान में बढ़ता प्रतिनिधित्व परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। अब की पॉइंट क्या है? देखिए, इनमें आपके ये 4 लोग हैं, होंगवांग, यू डेंग, जॉन पार्डन, जैकब टिस्मरमैन, ये 4 लोग हैं। ये होंगवांग जो है विश्व की तीसरी महिला है जिन्हें गणित का ये पुरस्कार मिला है। सॉल्व 3D कैकेया कंजक्चर, ये जिसमें उन्होंने किया है, ये हमको नहीं जानना है, बस इसको जरूर याद रखिएगा। विश्व की तीसरी जिनको ये मेडल मिला, तो सोचिए 90 साल के इतिहास में यह पुरस्कार जीतने वाली केवल तीसरी महिला बनी है, बाकी सब पुरुष होते थे अब तक 90 सालों से। जैकब स्मिरमैन जो आपके ये रहे, इन्होंने 2015 में भारत का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार जीता था। 2015 में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार, ठीक है ना। एक इसी में जुड़ा हुआ है एवेल पुरस्कार, यह गणित का एक अन्य प्रमुख पुरस्कार है जैसे जिसकी कोई आयु सीमा नहीं होती। इसको आप नोट कर लीजिए कि भाई फील्ड मार्शल ही नहीं होता, एवेल पुरस्कार भी मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन यही पूछे जाए, फील्ड मेडल जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह भी हो सकता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, अब आता है एक टॉपिक, गिफ्ट सिटी डॉलर बीमा। अब ये चर्चा में क्यों आया? देखिए, ये चर्चा में इसलिए आया कि पॉलिसी बाजार, आप अच्छी तरह से जानते हो कि पॉलिसी बाजार एक मार्केट ब्रांड है जो पॉलिसी बेचता है, ने गिफ्ट सिटी में स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आईएफएससी के माध्यम से एनआरआई के लिए अमेरिकी डॉलर में जीवन बीमा बेचना शुरू किया है। तो हमें किसमें बेचना शुरू किया है ये हमको पता होना चाहिए। एनआरआई के लिए अमेरिकी डॉलर में। किसने शुरू किया है? पॉलिसी बाजार ने शुरू किया है। कहां पर शुरू किया है? आई वो गिफ्ट सिटी में, जो कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। ठीक है ना। 3 चीजें। गिफ्ट सिटी क्या है? गुजरात के गांधीनगर में स्थित भारत का पहला स्मार्ट और वित्तीय शहर है। ये रहा आईएफएससी। ये एक रेगुलेटरी सिस्टम है, नियामक उद्देश्यों के लिए इसे विदेशी क्षेत्र माना जाता है। ये विदेशी क्षेत्र में लेन देन को देखभाल करती है, उसकी सारी चीजों का प्रबंधन करती है। ये है आपकी आईएफएससी, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। ये रहे उद्देश्य क्या है? वैश्विक वित्तीय सेवाओं को दुबई या सिंगापुर की बजाय भारत में उपलब्ध कराना। किसी को वित्तीय सेवा चाहिए अंतरराष्ट्रीय करेंसी में, तो आप दुबई में सिंगापुर मत जाइए, इंडिया में आकर के इसको कर लीजिए यहीं पर। यह रहा आपका गिफ्ट सिटी आईएफएससीए। तो भारतीय अर्थशास्त्र में ऑफशोर फाइनेंसिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है गिफ्ट सिटी का। ओके, ये रहा करेंसी रिस्क एंड आईएफएससी सिंगल विंडो। आखिर ऐसा होता क्या है? देखिए, मुद्रा जोखिम खत्म हो जाता है। एनआरआई प्रीमियम और क्लेम यूएस डॉलर में ही देंगे और उसी में रहेंगे। रुपए के अवमूल्यन का उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला। डॉलर में देना, डॉलर में पे करना, ये उसका कंसेप्ट है। दूसरा, आईएफएससी अथॉरिटी, यह गिफ्ट सिटी में स्थित एकल खिंकड़ी नियामक व्यवस्था है जो सारी चीजों को रेगुलेट करती है। कर छूट, आईएफएससी में स्थापित इकाइयों को 10 साल तक 100% टैक्स छूट और जीएसटी से छूट मिली हुई है। कितने साल तक?
आपके 10 साल तक 100% टैक्स छूट और जीएसटी से छूट मिली हुई है। तो आईएफएससी है यूनिफाइड सिंगल विंडो रेगुलेटर फॉर ऑफशोर टेरिटरी। इसमें आरबीआई, बैंकिंग, सेबी, आईआरडीआईए, पीएफआरडीए यानी कि बैंकिंग, मार्केट, सेबी, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस और पेंशन, ये सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से गिफ्ट सिटी में मैनेज करता है, सारी चीजों को। अब बताइए, ये सारी चीजें क्लियर हैं? तो आज के 10 पॉइंट आपको क्लियर हो गए? एवरीवन प्रॉपर तरीके से बताइएगा। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सारी चीजें कवर कराऊं, अच्छे से कवर कर जाइए, चाहे इकोलॉजी का हो, साइंस का हो, इकोनॉमी का हो, एनवायरमेंट का हो, जीएस का हो, आपका इंटरनल सिक्योरिटी का, किसी का भी टॉपिक हो, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और डे बाई डे इसमें बहुत कुछ इंप्रूव होने वाला है। तो बस लगे रहिए, बस लेकिन चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल